गुड मॉर्निंग बच्चों। सी इंटर एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर जनवरी 26 के लिए आपने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर कर लिया, आपने डिविडेंड चैप्टर कर लिया। अगर हम लोग सेकेंड मॉड्यूल की बात करें तो सेकेंड मॉड्यूल में जो थर्ड चैप्टर आता है वो है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का, एओसी अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। अगर इस चैप्टर का हम लोग सेक्शन रेंज देखें तो सेक्शन रेंज है 128 टू 138 का। 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138। कुछ सेक्शंस छोटे हैं, जैसे सेक्शन 133 शुरू होते ही खत्म हो जाता है कि हु प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कौन करता है? आपके पास ऑप्शंस हैं आईसीएआई, नाफरा, सीजी, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईसीएआई एंड नाफरा इन फर्दर कंसल्टेशन विथ नाफरा। इतना ही लिखा हुआ है सेक्शन 133 में। उसी तरीके से सेक्शन 130 और 131 जब हम बातें करेंगे रिवीजन की और हम बातें करेंगे रीओपनिंग की, तो हम कंपैरेटिवली दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे और दोनों सेक्शंस एक साथ खत्म हो जाते हैं। सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट का है कि किस कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना है और कब। लिमिट पूछा है कि अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो, अनलिस्टेड है तो, प्राइवेट है तो भाई क्या लिमिट होनी चाहिए। तो आपको टर्नओवर का, पेड अप शेयर कैपिटल का, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर का, डिपॉजिट का, तो उनको इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। इंटरनल ऑडिटर कौन होगा, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या रोल है, तो ये सेक्शन 138 है। कुछ सेक्शंस हैं जो बड़े हैं, जैसे सेक्शन 135 सीएसआर। सीएसआर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। कोई भी एग्जाम हो, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें सीएसआर का क्वेश्चन ना हो, सेक्शन 135 का कवरेज ना हो। सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मिला जुला के अगर हम लोग देखें सेक्शन 137 फाइलिंग एनुअल रिटर्न का, एनुअल अकाउंट्स का, तो मिला जुला के एक अच्छा चैप्टर जो आईसीआई की मटेरियल में 78-80 पेजेस में दिया गया है, तो एक अच्छा कवरेज चैप्टर का है। और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10-12 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज का। तो सबसे पहले आपने कहा कि किसी भी चैप्टर में जब हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भैया कितने सेक्शंस है और सेक्शंस के नाम क्या है। दूसरा, कितने ई फॉर्म्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। और उसके बाद हम चैप्टर सेक्शंस के प्रोविजंस में इंटर करते हैं। तो देखिए एक बार नजर, सेक्शन 128 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, सेक्शन 128 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, सेक्शन 129 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करता है, ऑथेंटिकेट कौन करता है, और नहीं मेंटेन करने पे क्या पेनल्टी लग सकती है, इंपॉर्टेंट। सेक्शन 130 रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल्स का। सेक्शन 131 वॉलेंटरी रिवीजन है। सेक्शन 130, 131 इंपॉर्टेंट है। हम कंपैरेटिवली कौन एप्लीकेशन देगा, किसको एप्लीकेशन देगा, कितने साल का रीओपनिंग, कितने साल का रिवीजन, इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 132 में नाफरा है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कब बना, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या काम होता है, क्या रोल होता है नाफरा का। सेक्शन 133 सीजी टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने आपको बोला कि इतना ही लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर
कि सीजी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईसीएआई एंड नाफरा इन फर्दर कंसल्टेशन विथ नाफरा प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद सेक्शन 130 बोर्ड रिपोर्ट का है। बोर्ड रिपोर्ट हम रूल 8 में पढ़ेंगे नॉर्मल कंपनियों का, रूल 8A में पढ़ेंगे ओपीसी और स्मॉल कंपनियों का। अब्रीज बोर्ड रिपोर्ट बनता है, समराइज बोर्ड रिपोर्ट बनता है, छोटा बोर्ड रिपोर्ट बनता है। सेक्शन 135 सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 136 सर्कुलेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टू मेंबर डिवेंचर होल्डर सीटीसी। सेक्शन 137 में फाइलिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आरओसी को, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। एंड सेक्शन 138 है इंटरनल ऑडिट का। ये सेक्शंस हैं 128 से लेके और 138। दूसरा ई फॉर्म्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ई फॉर्म्स जो हैं वो पहला ई फॉर्म है स्टेटमेंट कंटेनिंग सैलिएंट फीचर ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर। एओसी 2 है डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। एओसी 3 है स्टेटमेंट कंटेनिंग सैलिएंट फीचर ऑफ बैलेंस शीट पीएनएल। एओसी 4 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल करते हैं। और एओसी 5 है नेम ऑफ such other place in India where books of accounts is kept within 7 days of passing of BR in BM to ROC। तो आप एक काम कीजिए, सारे बच्चे एक बार सेक्शन लिस्ट को याद कर लीजिए कि आपको क्या सेक्शंस याद हैं सारे। 2 मिनट का समय लगाइए, जहां हैं बैठे हुए हैं वहां पे बोल बोल के और 2 बार सारे सेक्शंस और रिफॉर्म्स को याद करें। 2 मिनट का समय। मैंने आपको बोला है कि लॉ के रिवीजन के लिए आप डेली मुझे 1 आवर दे दीजिए। आप लॉ के रिवीजन के लिए मुझे डेली 1 घंटे का टाइम दे दीजिए। लॉ 100% कराना मेरी जिम्मेवारी। आप डेली मुझे 1 घंटे दे दीजिए, लॉ का काम मेरे साथ। सेक्शन 128 का नाम बोलो, सेक्शन 128 का नाम बोलो बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 130 रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल। सेक्शन 131 रिवीजन, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। सेक्शन 132 नाफरा एनएफआरए। सेक्शन 133 CG to prescribe accounting standard। 134 board report। 135 CSR corporate social responsibility। 136 circulation of financial statement to member debenture holder। Section 137 filing of financial statement to ROC। Section 138 internal audit। बहुत आसान है, 2 बार पढ़ते पढ़ते आपको लगभग नाम याद होने लगता है। आसान है, आपको 2 बार पढ़ते पढ़ते नाम याद हो जाता है। उसके बाद आप आ गए ई फॉर्म्स में। ई फॉर्म्स है 5। एओसी 1 में सैलिएंट फीचर है सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर का। एओसी 2 में डिस्क्लोजर है ट्रांजैक्शन जो आप रिलेटेड पार्टी के साथ करते हैं। एओसी 3 में स्टेटमेंट है जहां आप सैलिएंट फीचर बैलेंस शीट पीएनएल का बताते हैं। एओसी 4 जो है जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को सबमिट करते हैं अंडर सेक्शन 137। और एओसी 5 है जहां आप उस प्लेस का नाम बताते हैं, नेम ऑफ सच अदर प्लेस इन इंडिया जहां आपने डिसाइड किया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखेंगे बीआर इन बीएम पास होने के 7 दिन के अंदर।
जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखते हैं हम लोग? रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन अगर हम एनी अदर प्लेस इन इंडिया रखना चाहें तो बुक्स रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए BR इन BM पास करना होगा और वहां से 7 दिन के अंदर AOC फाइल सबमिट करना होगा ROC को और बताना होगा उस अदर प्लेस के एड्रेस के बारे में, फुल डिस्क्लोजर देना होगा। अब एक एक करके आइए। सेक्शन 128 का नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या? देखिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब, देखिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या? क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट बुक्स को बुक बोलते हैं? क्या परचेज एंड सेल बुक्स ऑफ गुड सर्विसेज को बोलते हैं? क्या एसेट एंड लायबिलिटी बुक्स को बुक्स बोलते हैं? या जो कॉस्ट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 148 मेंटेन करते हैं उनको बुक्स बोलते हैं? हाँ, यही सब बुक्स है। रिसिप्ट पेमेंट बुक, एसेट लायबिलिटी बुक, सेल्स परचेज बुक एंड कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन अंडर सेक्शन 148, इनको बोलते हैं हम लोग बुक्स। रिसिप्ट पेमेंट बुक है, परचेज सेल्स बुक्स है, असेट लाइबिलिटी बुक है और कॉस्ट रिकॉर्ड जो अंडर सेक्शन 148 आप मेंटेन करते हैं, दिस आर नोन एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 13। ये है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिन बच्चों को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जिन बच्चों को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। जिन बच्चों को ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इवन कि आपने मुझसे नहीं पढ़ा है लॉ, लेकिन आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे 7291010463 पे और हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। इवन कि आपने मुझसे लॉ नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो आपके पास ये नोट्स होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे हाय का मैसेज कीजिए एंड आई विल प्रोवाइड इट टू यू, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ट्रांजैक्शन हेल्ड एट ब्रांचेस पेनल्टी, ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं एक डायग्राम में, जिसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट कौन करेगा? प्रिपरेशन है सबसे पहले कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा कौन। तो सारी कंपनी बनाएंगे, सारे फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाएंगे, सारी कंपनी बनाएंगी और सारे फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखेंगे कहाँ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखेंगे कहाँ? रजिस्टर्ड ऑफिस में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ रखते हैं हम लोग? रजिस्टर्ड ऑफिस में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग कहाँ रखते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस में।
रोटेशन कहाँ चला गया इसका? अभी तो ऐसे ही देख लो बेटा, फिर करते हैं। तो इसने कहा कि भाई बनाएगा कौन, तो सारी कंपनियां बनाएंगी। कहाँ रखेंगे, तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। कहाँ रखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या एनी अदर प्लेस में रख सकते हैं? बोल रहे हैं हाँ, एनी अदर प्लेस में रख सकते हैं इंडिया में। अगर कौन डिसाइड करता है? एनी अदर प्लेस इन इंडिया रख सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डिसाइड करता है बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ वहां से 7 दिन के अंदर एओसी 5 आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना है और उसमें उस अदर प्लेस का एड्रेस बताना है। प्रिजर्वेशन, कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखेंगे? 8 इयर्स। ये डायग्राम इसको हम सीधा करके फिर आपको एक बार दिखला देंगे। तो सभी सुन लीजिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या एनी अदर प्लेस इन इंडिया रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा बोर्ड मीटिंग में, और वहां से 7 दिन के अंदर एओसी 5 आपको आरओसी को सबमिट करके और उस एग्जैक्ट प्लेस का एड्रेस बताना है। कितने साल बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है मेंटेन करके? 8 साल। और मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास किया कि भाई इनका इन्वेस्टिगेशन होगा और इनको बुक्स ऑफ अकाउंट 12 साल रखना होगा, हायर पीरियड प्रेस्क्राइब कर दिया, तो सच हायर पीरियड। कैसे रखेंगे बुक्स को? फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? आरओसी, सीजी, सेबी मेंबर्स या अदर लोग जिनको आर्टिकल ऑथराइज करे। प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, आपको पता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम और अक्रूवल बेसिस मेंटेन करना होता है आपको। ब्रांचेस में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका समराइज रिटर्न बना के और आपको रजिस्टर्ड ऑफिस को क्वार्टरली बेसिस पे भेजना होगा। समराइज, मान लो मेरा कोई ब्रांच है, वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसकी समरी बना के समराइज रिपोर्ट हर क्वार्टर का क्वार्टर एंड के बाद भेजना होगा हेड ऑफिस को। और नहीं तो भैया पेनल्टी लगेगी। किसको पेनल्टी लगेगी? जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ एंड पर्सन जिसको कि बोर्ड ने ऑथराइज किया। फाइन मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख का है। जिसके पास भी ये हैंड नोट नहीं है, हैंड रिटेन नोट, आप मुझे एक बार हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और हम आपको ये नोट्स भेज दें। मैंने आपको बोला है रिवीजन करते समय कि नोट्स आपके सामने होना चाहिए और आपको उसको टिक टाक करते रहना है, जो हम इम्पोर्टेंट बोले उसको टिक टाक करते रहना होगा जो हम इम्पोर्टेंट बोलेंगे। तो सेक्शन 128 में इतनी बातें आपको पढ़नी है। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट एक तो एओसी 5 है जो 7 दिन के अंदर बीआरबीएन पास होने के एओसी 5 आपको सबमिट करना है 7 दिन के अंदर आरओसी को। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कितने साल प्रिजर्व करना है? तो 8 साल प्रिजर्व करना है। तीसरी चीज जो आप इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है इसको मेंटेन करने के लिए। तो आपने कहा एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ या जिस व्यक्ति को बोर्ड ने जिम्मेवारी दी है, इंटरेस्टेड। ये करने के बाद इंस्पेक्शन एक बार देखिए तो इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है इंस्पेक्शन? अगर इंस्पेक्शन करना हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और फाइनेंशियल का, तो
तो कोई भी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर कहाँ कर सकता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब? ड्यूरिंग बिजनेस आवर। बोले बिजनेस आवर कब होता है? 9 AM to 6 PM को जनरली बोलते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री के अनुसार बेटा वेरी कर सकता है। अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात करें तब तो उसका बिजनेस आवर 24/7 होता है, तो ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम जनरली बोले तो बिजनेस आवर जो है वो सुबह के 9 बजे से शाम को 6 बजे 9 AM to 6 PM माना जाता है। अगर इंडियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो वो डायरेक्टर भी ले सकता है, उसके एजेंट को भी आप दे सकते हैं। इंडियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो वो उसकी जानकारी आप डायरेक्टर को भी दे सकते हैं, एजेंट को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी लेनी है तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये सिर्फ डायरेक्टर को मिलेगा, एजेंट को नहीं देते हम। फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी चाहिए तो सिर्फ डायरेक्टर को प्रोवाइड करेंगे, एजेंट को नहीं। और वो पहले रिक्वेस्ट दे और उसके 15 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे देना है। इंडियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी है तो डायरेक्टर एजेंट दोनों को दे सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी है तो सिर्फ डायरेक्टर को देंगे, एजेंट को नहीं देंगे। और वो जिस दिन रिक्वेस्ट करेगा कि जानकारी चाहिए उसके 15 दिन के अंदर आपको उसको इंफॉर्मेशन दे देना है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन। तो बस एक बार जहां जहां इंपॉर्टेंट है उस को हम लोग 2 बार बोल के वहां से निकल रहे हैं। जिन सेक्शनों में टाइम लगाना है, याद करना है, वहां हम समय लगाएंगे। और जो सेक्शंस ऐसे ही है सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है उनको बस एक बार रीड करके निकल रहे हैं। होल्डिंग कंपनी जो है ऑथराइज कर सकता है, होल्डिंग कंपनी अपने डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है कि वो उसके सब्सिडरी के बुक्स भी इंस्पेक्ट करे। होल्डिंग कंपनी है, हम होल्डिंग कंपनी है, मेरे सब्सिडरी कंपनियां हैं, तो हम अपने डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो मेरे सब्सिडरी के बुक्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। रूल 3 बोलता है अकाउंट्स रूल का। ये क्वेश्चन एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछ दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे मेंटेन करेंगे। तो भैया कैसे मेंटेन करेंगे, इसके लिए आपको रूल 3 फॉलो करना होगा अकाउंट्स रूल 14 का। मेंटेनेंस ऑफ books of accounts, maintenance of books of accounts in electronic form is not compulsory। बुक्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखें ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कोई कंपल्सन या मैंडेशन नहीं है कि आपको बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखना है। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी, बट वंस द कंपनी ऑप्टेड, लेकिन आपने ऑप्ट किया कि मैं अपने बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखूंगा, तो आपको रूल 3 अकाउंट्स रूल 14 का फॉलो करना होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना मैंडेटरी नहीं है, बट वंस द कंपनी हैज ऑप्टेड टू मेंटेन इट्स बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देन इट हैज टू फॉलो रूल 3 ऑफ अकाउंट्स रूल 14। रूल 3 क्या बोलता है अकाउंट्स रूल का? पहली बात, ई-रिकॉर्ड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। ऐसे रिकॉर्ड बनाइएगा जो इंडिया में एक्सेसिबल है, इंडिया में खुल जाए, इंडिया में उनको देखें तो वो खुल जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा सॉफ्टवेयर आपने रखा जो इंडिया में ओपन ही नहीं होता, ऐसा मत कीजिएगा। तो पहला, ई-रिकॉर्ड शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम ऑन और आफ्टर 1/4/23। 1/4/23 के बाद एक बात बोली गई है कि आपके यहाँ ऑडिट ट्रेल का फीचर होना जरूरी है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल का। ऑडिट ट्रेल क्या होता है भैया? ऑडिट ट्रेल होता है जो मान लो कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उसको हम हर एक स्टेप देखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो अगर आपके सिस्टम में ऑडिट ट्रेल है तो वो हम देख सकते हैं। तो इसने कहा कि जो आप ई रिकॉर्ड मेंटेन कीजिएगा वो ई रिकॉर्ड
हमेशा ऑलवेज एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम होने चाहिए। और 1/4/23 के बाद आपको ऑडिट ट्रेल का फीचर भी रखना होगा फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। पहला पॉइंट याद करें, बोलें सारे बच्चे, बोलिए एक बार, पहला पॉइंट क्या है? क्या बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना मैंडेटरी? आंसर इज नो। बट वंस द कंपनी हैज ऑप्टेड कि मैं बुक्स को रखूंगा, देन उनको रूल 3 अकाउंट्स रूल का फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऑप्ट कर लिया कि मैं रखूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो भैया रूल 3 जो है अकाउंट्स रूल 14 का फॉलो करना पड़ेगा। फिर से बोल रहे हैं हम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑप्ट कर लिया कि मैं रखूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको रूल 3 अकाउंट्स रूल 14 का फॉलो करना होगा। पहला नियम, e-record shall remain accessible in India at all time on or after 1/4/23 feature of recording audit trail of each and every transaction is mandatory। 1/4/23 के बाद आपको ऑडिट ट्रेल की सुविधाएं रखनी जरूरी होंगी हर ट्रांजैक्शन के लिए। ये था पहला रूल 3 का पहला पॉइंट कि रिकॉर्ड सेल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल द टाइम एंड आफ्टर 1 April 13 फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल मस्ट बी देयर फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है रूल 3 का? दे शैल बी रिटेन्ड कंप्लीटली। आप जब उसको मेंटेन करें तो कंप्लीट होना चाहिए वो, अनऑल्टर्ड इन दी फॉर्मेट। कोई ऑल्टरेशन मत कीजिएगा, जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन और बिना छेड़छाड़ की अनऑल्टर्ड आप ओरिजिनली जैसे जनरेट हुआ था वैसे ही फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। तीसरा, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस कैन नॉट बी अल्टर्ड। अब ब्रांचेस से भी कुछ इंफॉर्मेशन आए, ब्रांचेस से भी इंफॉर्मेशन मिले, तो उनमें भी कोई चेंज मत कीजिएगा, नॉट बी अल्टर्ड। आगे बढ़िए, द इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी इन लेजिबल फॉर्म, रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि बाइनरी फंक्शन में 010101 लिखा हुआ है, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या रिकॉर्ड है। तो फिजिबल फॉर्म में होना चाहिए, लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, जो हम इजिली रीड कर पाए। लेजिबल मतलब इजिली रीडेबल, इजिली हम उसको पढ़ पाए। देयर शैल बी प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, स्टोरेज की सुविधा, रिट्राइवल की सुविधा, डिस्प्ले की सुविधा, प्रिंट आउट की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं भैया स्टोरेज दिख रहा कहाँ है, आप बोल रहे हैं स्टोरेज तो होता नहीं, अच्छा प्रिंट निकाल दो, बोल रहे हैं ये तो होगा नहीं। मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये लो पेन ड्राइव, बोल रहा है नहीं रिट्राइवल पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा अच्छा दिखला ही, बोल रहा है नहीं डिस्प्ले होता नहीं। बोल रहे भाई सुनो, जो भी आप ये रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहे हैं ना, उसका प्रॉपर डिस्प्ले, रिट्राइवल, स्टोरेज, प्रिंट आउट की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट, backup maintained in electronic mode shall be kept in server physically located in India on a periodical basis। जो आप बैकअप मेंटेन कर रहे हैं उसका सर्वर इंडिया में भी फिजिकली लोकेट होना चाहिए पीरियडिकल बेसिस पे। और द कंपनी shall intimate annually to ROC name of service provider, IP address and other detail। और कंपनी को ROC को क्या बताना है हर साल कि भाई हमारा सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आईपी एड्रेस क्या है और अदर डिटेल्स। तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसने कहा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें, ये जरूरी नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना मैंडेटरी नहीं है, बट वंस यू हैव ऑप्टेड कि हम बुक्स को रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा और उसके लिए ये नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 7
रूल 3 के अंदर 7 पॉइंट्स हैं। एक बार 7 पॉइंट्स को आप बोलिए तो मुंह खोल के। पहला पॉइंट, ई रिकॉर्ड shall remain accessible in India at all time and on or after 1st April 13, feature of recording audit trail of each and every transaction should be there. दूसरा, आप जब इसको रिटेन करें तो दे शैल बी रिटेन्ड कंप्लीटली एंड अनअल्टर्ड इन द फॉर्मेट इन विच दे वेर ओरिजिनली जनरेटेड। तीसरा, ब्रांचेस से भी जो इंफॉर्मेशन मिले वो भी अनअल्टर्ड होना चाहिए। चौथा, इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी इन लेजिबल फॉर्म, इजिली रीडेबल होना चाहिए, पढ़ सकें, समझ सकें। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए स्टोरेज का, रिट्राइवल का, डिस्प्ले का, प्रिंट आउट का। बैकअप जो आप मेंटेन कीजिएगा वो सर्वर में होगा और सर्वर फिजिकली लोकेट होना चाहिए इंडिया में पीरियोडिकल बेसिस पे। और कंपनी जो है आरओसी को एनुअली इंटीमेट करे सर्विस प्रोवाइडर का नाम, आईपी एड्रेस का नाम और अदर डिटेल्स। ये पूरी कहानी थी बेटा 128 की। 128 में इतनी कहानी थी। एक बार आप पूरी कहानी को एक बार रीड कीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए, जो अंडरलाइन किया उसको बस एक क्वेश्चन यहाँ अगर पूछेगा आपसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप मेंटेन करते हैं बुक्स को तो व्हाट आर द रूल्स। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। हो गया बेटा, सेक्शन 128 को 2 बार पढ़ के निपटा लीजिए, हो गया। आगे बढ़िए। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल। एनपीओ है तो रिसिप्ट, इनकम एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, अगर एनपीओ है तो इनकम एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी। एग्जाम्पशन किसको कैश फ्लो नहीं मेंटेन करना? एग्जाम्पशन किसको कैश फ्लो से दे दिया भैया? ओपी, सी है 1 पर्सन कंपनी, ए स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, इनको एग्जाम्पशन दिया, बोला तो आप कैश फ्लो नहीं भी मेंटेन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
तो फाइनेंशियल का मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी। कुछ कंपनियों को एग्जम्पशन दिया गया, बोल रहा है भैया तुम ओपीसी हो, तुम स्मॉल हो, तुम डोरमेंट हो, तुम स्टार्टअप हो, तो आपको अपने फाइनेंशियल में कैश फ्लो नहीं बना। स्टार्टअप के बारे में अब तो सारी बातें खत्म हो गई, अब तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही बन के रह गई है। तो स्टार्टअप का वेबसाइट है ये, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT इसको देखता है। रजिस्टर फॉर्म, LLP, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप हो सकते थे, अभी तो ये टर्नओवर, विदिन, ये सब खत्म कर दिया। IFSC, आप ये नाम भी बार बार सुनते हैं, IFSC कंपनी। IFSC क्या होता है भैया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी, IFSC। लोकेट कहाँ है? सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। मेन धंधा बैंकिंग, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस का है। हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ है? हमारे यहाँ कहाँ है IFSC? गिफ्ट सिटी में है, गिफ्ट सिटी में है, जो गांधीनगर में है, गुजरात में। ग्लोबल फाइनेंस को प्रमोट करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भैया आप आइए, विदेशी हैं आइए इंडिया में, यहीं पे धंधा पैसा लगाइए। गिफ्ट का मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होता है, GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी, जो गुजरात के गांधीनगर में लोकेटेड है, वो IFSC है। फिर से एक डायग्राम था, वही सेम डायग्राम है उसी तरीके का, सेक्शन 129 का, कि कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ट्रू एंड फेयर है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं, और शेड्यूल 3 के अनुसार बना है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं, तो हम बोलते हैं कि FRF फॉलो हुआ है। बोर्ड FRF के अनुसार होना चाहिए, यही है। इसको भी कल सीधा करते हैं, तो रोटेशन के बाद ये डायग्राम भी आपको एक बार रीड करवा देंगे। आगे आइए, सीजी ने ग्रांट किया है एग्जामिशन कुछ कंपनियों को फ्रॉम प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ कंपनियों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, या तो खुद से एग्जम्प्ट कर रही है, या एप्लीकेशन दिए हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट में है, या कंडीशनल एग्जामिशन दे सकता है सीजी। जो गवर्नमेंट कंपनी डिफेंस प्रोडक्शन में लगी हुई है, डिफेंस के लिए सामान बनाती है, उनको एग्जम्पशन है। होल्डिंग कंपनी जो है वो बनाएगी जब अपना फाइनेंशियल, तो एक तो उसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल बनाना होगा, मतलब होल्डिंग कंपनी का, और एक CFS बनाना होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, जिसमें होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर की जानकारी चाहिए। दोनों बनाएंगे, ये स्टैंड अलोन भी और CFS भी। AOC 1 में सैलिएंट फीचर होगा, जिसमें कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर की जानकारी भी सबमिट करती है AOC 1 में। एग्जम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इफ ऑल दी फॉलोइंग कंडीशन, अगर कोई कंपनी इन कंडीशंस को फॉलो करती है तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना। कंपनी सब्सिडियरी है, कंपनी इज द सब्सिडरी wholly owned or partly owned of another company and all the shareholder agree not to prepare। हम एक कंपनी है जो सब्सिडियरी है, और मेरी जो होली ओन्ड कंपनी है वो बना रही है, तो मुझे नहीं बनाना, क्योंकि उसके सारे शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि क्यों बनाना है। दूसरा, अगर हम एक अनलिस्टेड कंपनी है तो भी नहीं बनाना CFS। तीसरा, अगर मेरी अल्टीमेट या इंटरमीडियरी होल्डिंग बना रही है CFS, मान लो मेरी A लिमिटेड अल्टीमेट होल्डिंग है, उसके नीचे B लिमिटेड, C लिमिटेड, ऐसे करके हम C लिमिटेड सब्सिडरी हैं, तो अगर B लिमिटेड या A लिमिटेड बना ही रही है CFS, तो मुझे नहीं बनाना C लिमिटेड को।
कौन पर्सन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम बोले तो इस पूरे सेक्शन में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप पढ़ें, एक बार हम समझाएं। सेक्शन 129 का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ रहे हैं आप। क्या पर्सन रिस्पॉन्स, कौन है जो फाइनेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए? एमडी, WTD, CFO, एनी अदर पर्सन जिसको चार्ज दिया है बोर्ड ने। और अगर ये सब नहीं है तो ऑल डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। ध्यान से देखिए, तो बेटा सेक्शन 128 में भी तो यही चार लोग थे, MD, WTD, CFO और एनी अदर पर्सन। यहाँ एक एक्स्ट्रा बात जोड़ रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं है किसी कंपनी में, MD, WTD, CFO या डायरेक्टर ने किसी बोर्ड ने ऑथराइज नहीं किया, तो सारे के सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। If they are not present, then all director will be responsible. तो कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है बेटा फाइनेंशियल बनाने के लिए? एमडी, डब्ल्यूटीडी, CFO या जिसको बोर्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर ये लोग नहीं है देन ऑल डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल। सेम 128 के अनुसार ही है, वहां यही चारों थे, MD, WTD, CFO और एनी अदर पर्सन चार्ज। और अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो फाइन भी वही है, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा है, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ, ये बात एक्स्ट्रा लगा दी इन्होंने यहाँ पे। वहां पे इम्प्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ फाइन था 50,000, मिनिमम 5 लाख। यहाँ इम्प्रिजनमेंट 1 साल का लगा दिया, या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 129A क्या है? पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट may require certain prescribed unlisted company to prepare periodical financial result in a prescribed manner, obtain an approval of board to complete audit or limited review in the prescribed manner। बोल सकता है कुछ कंपनियों को CG, या फाइल कॉपी ऑफ ROC, कॉपी विथ ROC within 30 days of completion of relevant period। सेक्शन 130, 131 एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद उसको याद करने के लिए पूरे काम की बात यही है। एक बार काम करते हैं, शुरू यहीं से करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं और फिर सेक्शन में आते हैं। ये कंपैरेटिव स्टडी करना है,
हम चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं, उससे पहले आप एक बार सेक्शंस पे नजर डालिए और हम लोग पहले इसी को याद करेंगे। सेक्शन 130 131 का कंपैरेटिव स्टडी याद कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि सेक्शन के अंदर क्या बोल रहा है बेटा। सारे बच्चे एक बार देखेंगे सेक्शन 130 131 कंपैरेटिव स्टडी करना है। नेचर सेक्शन 130 है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्टिंग, ये है कंपल्सरी। सेक्शन 131 वॉलेंट्री है। किन डॉक्यूमेंट का रीओपनिंग रिकास्टिंग करते हैं? बुक्स का, फाइनेंशियल्स का। रिवीजन किसका करते हैं? फाइनेंशियल का या बोर्ड रिपोर्ट का। पर्पस है रीओपनिंग रिकास्टिंग, यहाँ रिवीजन। वहां एप्लीकेंट कौन है? कौन एप्लीकेशन देता है? सीजी सर। सीजी सर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी और अदर रेगुलेटरी, सीजी सर। और यहाँ रिवीजन के लिए एप्लीकेशन देगा बोर्ड। किसको एप्लीकेशन देंगे सेक्शन 130 में? कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, और सेक्शन 131 में ट्रिब्यूनल को। कितने साल का रीओपनिंग होगा बेटा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 8 ईयर, 8 साल का। जबकि रिवीजन कितने साल का होता है? 3 साल का। रीओपनिंग कितने साल का? 8 साल का। और रिवीजन कितने साल का? 3 साल का। चेंजेस कोई भी चेंज कर सकते हैं, वहां 2 ही सेक्शन में चेंज होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन 129 या बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन 134। मेन जो सेक्शंस का कंटेंट है यही है। मेन जो सेक्शन का कंटेंट है वो यही है। अब इसी की कहानी देखेंगे, लेकिन एक बार इसको याद करते हैं। चलिए, हमेशा सेक्शन 130 और 131 को कंपैरेटिव ही याद कीजिएगा, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे। अगर आप हम कंपैरेटिवली इसको याद किए, कंपेयर करके डिफरेंस के फॉर्म में, तो हमेशा आपको याद रहेगा। सेक्शन 130 नेचर अगर हम देखें तो कंपलसरी। अगर सीजी सर ने एप्लीकेशन दिया और कोर्ट एनसीएलटी ने बोल दिया कि भैया करो, रीओपन करो, तो करना पड़ेगा, कंपलसरी नेचर है। सेक्शन 130 में जो रीओपनिंग होने जा रहा है उसका नेचर क्या है बेटा? कंपलसरी। जबकि सेक्शन 131 में वॉलेंट्री है। बोर्ड वॉलेंट्री चाहता है कि रिवीजन हो फाइनेंशियल बोर्ड, जबकि ध्यान से देखो, फाइनेंशियल बनाने का काम अभी आपने देखा एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ, ये जिसको बोर्ड ने बोला ये नहीं है तो डायरेक्टर्स का ही है, और बोर्ड रिपोर्ट बनाना भी डायरेक्टर का ही काम है। वो रिवीजन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बनाया जब उन्होंने, भैया तो जो पहले बोर्ड में डायरेक्टर्स थे उन्होंने बनाया, हमने देखा भैया ये क्या कांड करके रखे, इसका तो रिवीजन होना चाहिए, तो हमने एप्लीकेशन दे दिया ट्रिब्यूनल को कि हम रिवीजन चाहते हैं। इसलिए ये वॉलेंटरी नेचर का है। सेक्शन 130 का नेचर है कंपलसरी, 131 का नेचर है वॉलेंटरी। यहाँ जो डॉक्यूमेंट होंगे जिनकी रीओपनिंग रिकास्टिंग होने जा रही है वो क्या है? वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है जिसका रिवीजन होने जा रहा है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट। क्या करेंगे यहाँ करेंगे रीओपनिंग रिकास्टिंग, यहाँ करेंगे रिवीजन, यहाँ करेंगे रीओपनिंग रिकास्टिंग, खोलेंगे फिर से और उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ करेंगे रिवीजन। यहाँ एप्लीकेंट कौन है? कौन दे रहा है? कौन चाहता है कि रीओपनिंग रिकास्टिंग हो? यहाँ एप्लीकेंट है सीजी सर। सीजी सर, सीजी सर मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, से सेबी, आई से इनकम टैक्स अथॉरिटी, आर से अदर रेगुलेटरी बॉडी। वहां एप्लीकेंट कौन है भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
यहाँ किसको एप्लीकेशन दे रहे बेटा, किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं सेक्शन 130 का, कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को? जबकि सेक्शन 131 में रिवीजन के लिए किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं, ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल को। मैक्सिमम कितने साल का रीओपनिंग रिकास्टिंग होगा, 8 साल, इमीडिएटली प्रेसिडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर, 8 साल का। और वहां रिवीजन कितने साल का होता है, 3 साल का, इमीडिएटली प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। यहाँ क्या चेंजेस हो सकते हैं, बोलो एनी चेंज, एनी चेंजेस। यहाँ से सेक्शन 129 मतलब फाइनेंशियल और 134 मतलब बोर्ड रिपोर्ट में ही चेंज होगा भैया, ये आपको याद होना चाहिए। एप्लीकेंट यहाँ कौन, वहां कौन, नेचर क्या, क्या चेंज होगा, कौन से डॉक्यूमेंट में चेंज होगा, कितने साल का चेंज होगा, क्या पर्पस है। अगर आपको ये डिफरेंस याद है तो आपका सेक्शन 130 और 131 हो गया। हम आपको थोड़ा टाइम दें, 2 मिनट का टाइम, डिफरेंस याद करके सुनाओ मुझे, 2 मिनट का टाइम लीजिए, डिफरेंस याद करके जल्दी सुनाइए। तो सेक्शन 130 और 131 निपटा लिया तुमने। बताओ सेक्शन 130 का नेचर क्या है, कंपलसरी, 131 का वॉलेंटरी। डॉक्यूमेंट्स कौन से इन्वॉल्व है रीओपनिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल्स, रिवीजन में फाइनेंशियल्स या बोर्ड रिपोर्ट। पर्पस क्या है, रीओपनिंग रिकास्टिंग। सेक्शन 131 का पर्पस है रिवीजन। वहां एप्लीकेंट कौन है, सीजी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अदर रेगुलेटरी बॉडी। सेक्शन 131 में एप्लीकेंट कौन है, बोर्ड। किसको एप्लीकेशन देंगे 130 में, कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, 131 में सिर्फ ट्रिब्यूनल को। मैक्सिमम कितने साल का रीओपनिंग रिकास्टिंग हो सकता है, 8 साल, रिवीजन 3 साल। 130 में क्या चेंजेस करेंगे, कोई भी चेंज कर सकते हैं, जबकि सेक्शन 131 में सिर्फ सेक्शन 129 मतलब फाइनेंशियल्स और 134 मतलब बोर्ड रिपोर्ट में ही चेंज होगा। सेक्शन 132 बड़ा है, ये नहीं कर पाएंगे आज, 133 कर लेते हैं।
नाफरा बड़ा है, नाफरा में टाइम लगेगा। हाँ ये कर लेते हैं 133। कौन प्रेस्क्राइब करता है भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सीजी। सीजी किससे किससे रिकमेंडेशन लेगा? आईसीआई भी रिकमेंड करेगा और एनएफआरए भी रिकमेंड करेगा। रिकमेंडेशन दोनों से लेंगे, आईसीएआई से भी और नाफरा से। विल अगेन फर्दर कंसल्ट, दोनों से रिकमेंडेशन ले लिए और फिर नाफरा से कंसल्ट करके और प्रिस्क्राइब कर देता है। यही था 133। तो आज की क्लास में आपने सेक्शन 128, 129, 130, 131 और 133 देखा। हम चाहते हैं कि आज के आज इन 5 सेक्शंस को निपटा दीजिए। कल नाफरा करेंगे सबसे पहले 132, फिर 134 करेंगे, फिर सीएसआर में आएंगे। कल के बाद एक क्लास और, 3 क्लास में अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्लास में अकाउंट्स ऑफ कंपनी कंप्लीट हो जाएगा। और उधर एमडब्ल्यूएफ में मैंने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट शुरू किया था। कल सेक्शन 73, 76 और 76 से हो गया था। कल की क्लास में डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में डिपॉजिट उधर कंप्लीट होगा और इधर अकाउंट्स आपका 2 क्लास और लगेगा और अकाउंट्स को भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए आज इतना काम करके आप कंप्लीट कीजिए। कल की क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय 9 बजे, जहां हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर को, और कल डिपॉजिट खत्म होगा और परसों अकाउंट्स को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और बने रहें। चलिए धन्यवाद।